हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube परिवार में। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो कल एग्ज़ाम होने वाला है उस पेपर को देखते हुए बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पेपर किन बच्चों के लिए रहेगा। ये बच्चे हमारे जो होंगे HI सेकेंड ईयर के, उनके लिए रहेगा, यानी कि पेपर 9 जो देने वाले हैं कल। पेपर 9 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ये चलेगा। इसमें आप लोग जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जो कि सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से है। ये सब्जेक्ट रहेगा आपका कंटेंट एंड मैथमेडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये पेपर नंबर 9 है आपका। तो पेपर नंबर 9 आप बखूबी जो इसमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन क्वेश्चनों को देख कर जाएँ। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कल के पेपर में। तो चलिए देखते हैं। एक बात और है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये मैं पेपर आप लोगों को बता रही हूँ ये आपका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी दोनों भाषा में यहाँ पे बताया जाएगा। तो हमारे जो बच्चे कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो हिंदी में देने वाले हैं वो हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो इंग्लिश में पेपर देने वाले हैं वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आप सबसे पहले इंग्लिश में पेपर देख सकते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा जिसमें आपका ये देख सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हैं। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग हिंदी वाला। हिंदी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से लिया गया है वो है कि गणित के लक्ष्य एवं उद्देश्य लिखिए। दूसरा रहेगा कि विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि गणित और साइंस जो है यानी कि विज्ञान जो है आपका, इन दोनों में लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, दोनों के अलग अलग पार्ट में आप लोग बखूबी इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों की व्याख्या करें और उनके फायदे और उनके नुकसान बताएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षण के किन्हीं 3 सिद्धांतों का वर्णन करना रहेगा। तो शिक्षण के 3 सिद्धांत जो भी हैं वह आप अपने नोटबुक के अनुसार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है, तो इस संबंध को स्पष्ट करना रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण क्या क्या हैं, तो इसको भी आप लोग देख के जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पुस्तकालय एवं विज्ञान मेलों का महत्व लिखिए। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि पुस्तकालय और विज्ञान किस प्रकार से महत्व रखता है मानव जीवन में। उसमें जो आयोजन किए जाते हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है या मेला लगाया जाता है, वो किस प्रकार से एक मानव जीवन में भूमिका निभाता है, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि अंक गणित, बीजगणित और ज्यामिति के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें मैथ आपके इंक्लूड है, तो मैथ के बारे में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में विज्ञान एवं गणित का कार्यान्वयन क्या है, तो इसको भी आप पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है कि CCE क्या है और इसके फ़ायदे नुकसान, ये दोनों देख कर जाएँ। मूल्यांकन की तकनीक देख कर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए सर्वधारण के शैक्षिक निहितार्थ लिखें। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। और जो बच्चे नोट्स से नहीं पढ़ रहे हैं, सीरीज है उनके पास, तो वो एक बार ज़रूर संपर्क करें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनके पास सीरीज है, वो सीरीज से पढ़ रहे हैं। और अगर जिन बच्चों के पास नोट्स उपलब्ध नहीं है वो भी बता सकते हैं, उन्हें नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ आप इंग्लिश में भी वही सारे देख सकते हैं। CCE के बारे में डिफाइन करना था और यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताना है। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश में भी इस पेपर को देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन जो पढ़ के जाना है आपको वो है कि कौशल, नाटकीयता, वर्णन, स्पष्टीकरण, कहानी कहने और भूमिका निभाने के बारे में
आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। दूसरा है फॉर्मेटिव, योगात्मक और सीसीई के बीच में अंतर करके जाना है कि अच्छे से इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपका कल का जो एग्ज़ाम रहे वो एकदम बेहतर ढंग से करके आए और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षण की कोई 4 विधियाँ समझाएं। तो ये क्वेश्चन पिछले सेशनों में भी आपको रिपीट देखने को मिला होगा। और विज्ञान और गणित में अनुकूलन, समायोजन और संशोधन पर चर्चा करें, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इकाई योजना क्या है और इकाई योजना तैयार कैसे करें। पाठ योजना क्या है, पाठ योजना कैसे तैयार करें, तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। पाठ योजना क्या होती है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर देख सकते हैं आप यहाँ कुछ इंग्लिश में भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं इसके आंसर भी जो दिए गए हैं। गणित पढ़ाने के उद्देश्य सबसे पहले पूछा गया था, तो गणित पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं वैसे आप लोग ये क्वेश्चन अपने नोटबुक से भी पढ़िएगा। जो आप लोगों को नोटबुक मिला है उससे भी पढ़ के जाइएगा। केवल जो मैं यहाँ पे हल करा रही हूँ इसी के भरोसे मत रहिएगा। वैसे भी मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है, तो इन क्वेश्चनों को मैं यहाँ वीडियो में भी सॉल्व कराऊंगी। चलिए आप देखिए, पहला क्वेश्चन था कि हमारा गणित पढ़ाने के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है व्यवहारिक उद्देश्य, उपयोगितावादी उद्देश्य जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है छात्रों को संख्या अवधारणा के बारे में स्पष्ट विचार रखने में सक्षम बनाना। उसके बाद आ जाता है हमारा कि व्यक्ति को दैनिक जीवन में आवश्यक संख्या और मात्रा में विचारों और संचालन की समझ देना। ये किसके माध्यम से होता है, ये गणित के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है इसी का गणित का उद्देश्य कि व्यक्ति को सभी मापों पर संख्या को लागू करने के तरीके की स्पष्ट समझ में सक्षम बनाना, लेकिन विशेष रूप से उनकी अवधारणाओं जैसे कि लंबाई, आयतन, क्षेत्र, वजन, तापमान, गति आदि पर उन्हें संपूर्ण व्याख्या बताना, या फिर कह लीजिए कि उसको अच्छे से उन्हें समझ में आ जाए उसके तौर तरीके को समझाना। ये गणित का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति को जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चारों जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं जो कि बचपन से लेके आपके जीवन भर काम आने वाली हैं, तो इन चीज़ों को गणित के माध्यम से एक बालक या मनुष्य को सिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका इसी में गणित के उद्देश्य में दिया गया है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक गणितीय कौशल और प्रक्रियाओं का आधार प्रदान करना, तो ये भी आपके गणित के उद्देश्य में शामिल है। दूसरा है अनुशासनात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि अनुशासनात्मक के अंतर्गत आपके जो उद्देश्य हैं उसमें शामिल है कि ऐसे अवसर प्रदान करना जो शिक्षार्थियों को मानसिक क्षमताओं का अभ्यास और अनुशासन करने में उन्हें सक्षम बनाता है। फिर शिक्षार्थी को तर्क शक्ति या बुद्धिपूर्ण उपयोग में भी उनके सहायता प्रदान करता है, और रचनात्मक कल्पना और आविष्कारशील क्षमताओं का भी विकास उनमें करता है। साथ ही साथ सुव्यवस्थित जो आदत होती है एक बच्चे के अंदर, या फिर कह लीजिए कि चरित्र का निर्माण करना, यह भी गणित के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि शिक्षार्थी को सोचने में मौलिक और रचनात्मक बनने में मदद मिलता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में भी मदद मिलता है। फिर इसी में आप देख सकते हैं तीसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य। तो सांस्कृतिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आता है कि विद्यार्थी को अतीत की संस्कृति में गणित द्वारा निभाई गई जो भूमिका की सराहना करने में सक्षम बनाता है, और ये वर्तमान में भी जारी रखता है उसको। साथ ही छात्रों को हमारी संस्कृति की परंपराओं को संदर्भित करता है और संरक्षित रखता है। साथ ही उसको प्रसारित करने में गणित अपनी भूमिका को निभाता है। इसके साथ साथ छात्र को कला और वास्तुकला और जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में भी मदद करता है ये। फिर उसके बाद शिक्षार्थी को विरासत में मिली जो संस्कृति होती है उसके ताकत और उसके गुण के बारे में ये बताता है।
फिर अगर हम देखें गणित के उद्देश्य में, तो व्यक्ति में प्रकृति के साथ साथ हमारी सभ्यता के उत्पादों में गणितीय आकृतियों और पैटर्न के बारे में सौंदर्य संबंधी जो जागरूकता होती है वो सभी इसमें विकसित किए जाते हैं। इसी में सामाजिक उद्देश्य आपका शामिल है चौथा। तो सामाजिक उद्देश्य में आप देख सकते हैं समाज में फलदायी जीवन जीने के लिए, अर्थात वहाँ पे एक पहचान बनाकर जीने के लिए विद्यार्थियों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने में ये गणित मदद करता है। साथ ही साथ सामाजिक समरसता के लिए भी ये आवश्यक होता है, और सामाजिक जो कानून होते हैं या कानून व्यवस्था होती है उन दोनों में विद्यार्थी की समझ की सहायता करता है। आगे हम बात करें तो इसमें विद्यार्थी को तेज़ी से बदलते समाज और सामाजिक जीवन के साथ तालमेल बिठाने में भी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान ये प्रदान करता है गणित। शिक्षार्थी को समझने में भी मदद मिलती है, साथ ही साथ प्राकृतिक घटनाओं की समझ भी इसमें मिलता है। आगे बात करें तो विद्यार्थी को सामाजिक और आर्थिक घटनाओं की व्याख्या करने में भी मदद मिलता है। और गणित पढ़ाने के उद्देश्य अगर हम देखें तो इसमें आपके एक ज्ञान और समझ उद्देश्य होता है आपका। इसमें अगर देखें तो ये आपका है ज्ञान और समझ का उद्देश्य होता है। दूसरा होता है कि इसमें छात्र जो होता है वो अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जैसे कि गणित की भाषा अर्थात उनके जो तकनीकी शब्द होते हैं उसमें प्रतीक होते हैं या कथन होते हैं या कह लीजिए सूत्र होते हैं या तर्क करने की जहाँ पे आवश्यकता होती है, वो सभी चीज़ें किनके माध्यम से सीखते हैं, गणित के माध्यम से सीखते हैं। ये थोड़ा शायद फास्ट रिवीजन होगा, लेकिन आप लोगों के पास समय कम है तो आप लोग कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे। इसी के साथ गणित में अगर उसका उद्देश्य देखें तो विभिन्न अवधारणाएं अर्थात संख्या की अवधारणा, दिशा की अवधारणा या माप की अवधारणा ये सभी शामिल होती है। फिर गणितीय विचार जैसे तथ्य या सिद्धांत हों या प्रक्रियाएं हों या फिर रिश्ते हों, ये सभी गणित के माध्यम से भी जोड़े घटाए जाते हैं। और सदियों से विषय का विकास जो हो रहा है वो गणितज्ञों के योगदान से भी हो रहा है। आगे देखें कि कौशल उद्देश्य क्या होता है। कौशल उद्देश्य आपका क्या है, या विषय जो होता है कौशल उद्देश्य का, यह भी बच्चों को बहुत कुछ समझने में मदद करता है, जैसे कि वह गणितीय भाषा के उपयोग और समझ में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो वह गणितीय गणनाओं में भी गति जो लेता है एक बच्चा कोई चीज़ सीखने में, या फिर साफ सफाई हो, सटीकता हो, संक्षिप्तता हो या परिशुद्धता हो प्राप्त करना हो, ये सभी विकास कहाँ पे होते हैं, ये गणित के माध्यम से होते हैं। तो ये गणित के उद्देश्य हैं। आगे हम बात करेंगे कि वह समस्या समाधान की तकनीक सीखता है और विकास भी करता है। साथ ही साथ वह परिणामों का अनुमान लगाने, जांचने और सत्यापित करने की क्षमता भी विकसित करता है गणित के माध्यम से। साथ ही साथ गणित के माध्यम से वह मौखिक और मानसिक रूप से गणना करने की क्षमता को भी अपने अंदर विकसित कर लेता है। एक व्यक्ति या बालक में देखें तो वह मौखिक और मानसिक रूप से गणना करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर पाता है। आगे हम बात करें आवेदन का उद्देश्य, तो आवेदन का उद्देश्य गणित में क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आवेदन के उद्देश्य में अगर देखें तो वह गणितीय समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम हो जाता है, और वह रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें गणितीय जो अवधारणाएं शामिल होती हैं उन सभी अवधारणाओं पर खरा उतरने लगता है। नेक्स्ट है कि वह एकत्रित जो आंकड़े होते हैं या साक्ष्य जो होते हैं उनमें विश्लेषण करने या उनका निष्कर्ष निकालने के लिए या सशक्तिकरण करने के लिए इन सब में वो अपनी क्षमता विकसित कर पाता है। आगे बात करें तो वह गणितीय भाषा का भी उचित उपयोग करके या सटीकता का उपयोग करके या सटीक व्यवस्थित रूप से सोच विचार जो व्यक्त किया जाता है वह भी गणित के माध्यम से वो आसानी से कर लेता है। अगर हम बात करें डी की अब, तो इसमें मनोवृत्ति उद्देश्य दिया गया है। मनोवृत्ति उद्देश्य क्या है गणित के उद्देश्य में, तो गणित के उद्देश्य में अगर हम देखें तो विद्यार्थी जो समस्याओं का विश्लेषण करना सीखता है वो मनोवृत्ति उद्देश्य के माध्यम से सीखता है।
साथ ही साथ व्यवस्थित सोच और वस्तुनिष्ठ तर्क की जो आदत विकसित होती है वह भी मनोवृत्ति उद्देश्य के अंतर्गत आता है, जो कि गणित के उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ साथ वह अनुमानवादी दृष्टिकोण भी अपने अंदर विकसित कर पाता है, क्योंकि जब वो स्वतंत्र रूप से सारी चीज़ों को देखता है और सब समझने का प्रयास करता है, खोजने का प्रयास करता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, मनोवृत्ति उद्देश्य, जो कि आपके गणित उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना या सामान्यीकरण करना, या फिर जो साक्ष्य प्रस्तुत हैं उन्हीं के आधार पर आगे का अनुमान लगाना, ये सब किसके माध्यम से होता है, ये गणित के उद्देश्य के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है आपका कि बच्चा जो होता है वो संबंध कैसे स्थापित किया जाए, गणित के माध्यम से करता है। समस्या में वह किसी भी प्रकार से किसी चीज़ का संबंध बनाकर उसका सल्यूशन कैसे निकालता है, या फिर जो डेटा का पर्याप्तता है या अपर्याप्तता है उसको पहचाना कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, ये आपके गणित के माध्यम से ही होती हैं। तो ये सारे क्या थे, आपके गणित के उद्देश्य थे। इसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस चीज़ को आप अंग्रेजी में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं, और इसको आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसको देखने में आसानी भी होगी और आपको समझ भी आ जाएगा। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे विज्ञान के उद्देश्य। ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। तो विज्ञान के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसको जो आपका नोट्स है उस नोट्स के माध्यम से भी आप लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि नोट्स के माध्यम से आप ना पढ़ें। यहाँ जो दिया गया है वो बहुत ही विस्तृत दिया गया है। आप अगर शॉर्ट में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज भी होगा, लेकिन शॉर्ट में जब भी पढ़िएगा तो ठोस पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही 2-4 लाइन पढ़ के छोड़ दीजिए। वैसे यहाँ भी अगर आप पढ़ते हैं सारी चीज़ें तो आपको वहाँ बहुत अच्छे से काम देने वाली है। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछता है तो आपको वहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ हम देखते हैं विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो विज्ञान शिक्षण एक व्यापक जो विषय है, इसमें आपको बहुत सारी प्रक्रियाएं या बहुत सारे कौशल, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती हैं। या कह लीजिए कि विज्ञान के व्यापक उद्देश्यों को प्रदान करना, अर्थात प्रक्रिया, कौशल या ज्ञान जिज्ञासा, ये सब आपके किस में शामिल होते हैं, या विज्ञान के उद्देश्य में शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसी में विज्ञान प्रकृति के बारे में भी जिज्ञासु दिमाग और जिज्ञासु विकसित करने के लिए भी छात्रों को प्रोत्साहित करता है और उन्हें उसमें सक्षम बनाता है। साथ ही साथ समस्या को हल करने के लिए इसमें, या फिर ज्ञान के लिए, या वैचारिक समझ के लिए, या कौशल प्राप्त करने के लिए, या इसमें भी आपका विज्ञान जिम्मेदार होता है। वैज्ञानिक जांच को डिजाइन करने के लिए या निष्पादित करने के लिए और उसका निष्कर्ष निकालने के लिए, वैज्ञानिक साक्ष्य का जो मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान कौशल का होना उसमें ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक विचारों, तर्कों और व्यवहारिक अनुभवों को विभिन्न तरीकों से सटीक रूप से संप्रेषित करने के लिए भी क्या जरूरी होता है, विज्ञान सब्जेक्ट। साथ ही साथ समस्याओं को हल करने के लिए विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक और रचनात्मक ढंग से सोचना, तर्कों का मूल्यांकन करना, और वैज्ञानिक और अन्य संदर्भों में सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो सब किसके माध्यम से लिए जाते हैं, वो सब भी आपके विज्ञान के माध्यम से लिए जाते हैं। विज्ञान के लाभों और सीमाओं तक जो तकनीकी सहयोग होता है या प्रयोग किया जाता है वो सब किसके माध्यम से होता है, वह भी आपके विज्ञान के समझ के कारण ही सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। आगे बात करें विज्ञान की प्रकृति और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय या फिर सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों द्वारा लगाए गए जो लाभ होते हैं या सीमाएं होती हैं, या और भी इसमें जो निहित आपका विज्ञान होता है या प्रौद्योगिकी होता है या समाज की परस्पर जो निर्भरता क्यों होती है, उन सब की समझ किसके माध्यम से बच्चों में आती है, विज्ञान के माध्यम से आती है। आगे हम बात करें तो
जो दृष्टिकोण प्रदर्शित करना है स्वयं के अंदर भी और दूसरों के साथ भी, जो हम वातावरण में जाकर अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसमें भी हम कहीं ना कहीं ईमानदारी से सम्मानपूर्वक वो सारी चीज़ें उनके प्रति हमारा होता है। तो वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब विज्ञान के माध्यम से आते हैं। आगे हम देखेंगे प्राथमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर हम देखें तो प्राथमिक स्तर पर हमें सबसे पहले विषय सामग्री का जो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है, इसके बारे में जानेंगे कि विषय सामग्री जो होती है उसको कैसे एक दूसरे से साझा करते हैं। जब तक हम एक दूसरे से थोड़ा सा घुल मिल नहीं जाते हैं, या कह लीजिए कि उनसे थोड़ा सा हमारा व्यवहार नहीं हो जाता है, तब तक हमारा जो ज्ञान होता है वो एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं हो पाता है। छात्रों में वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक प्रशंसा और वैज्ञानिक सोच जो विकसित किया जाता है, या फिर उनमें जो नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है, वो किसके माध्यम से होता है? वो विज्ञान के माध्यम से होता है। आगे हम बात करें तो उन्हें प्रकृति के बारे में भी जानने समझने की जो प्रोत्साहन बल मिलता है, साथ ही साथ प्रकृति के प्रति जो प्रेम विकसित होता है उनमें, या प्राकृतिक जो संसाधन संरक्षण होते हैं या प्रदूषण को रोकने के लिए जो बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, या उन्हें विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में भी बताया जाता है, उसको संरक्षित करने के बारे में बताया जाता है। वो सब किसके माध्यम से बताया जाता है? विज्ञान के माध्यम से बताया जाता है, और विज्ञान के माध्यम से ही ये सारे कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। आगे बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और उनमें विकास कार्यों के लिए इसका उपयोग करना, साथ ही साथ खुले दिमाग से निर्णय लेना या आलोचनात्मक सोच रखना, सटीक ज्ञान की इच्छा रखना और उनमें प्रयोग करने के कौशल, ये सभी कहाँ से विकसित होते हैं? विज्ञान से। आगे बात करें तो माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए शिक्षण के। तो माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य देख लीजिए। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि विद्यार्थियों की जो विज्ञान पद्धति है उनमें विकसित जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। छात्रों को दुनिया, विज्ञान के महत्व और समाज और उनके पर्यावरण पर इसके प्रभावों के बारे में ज्ञान प्रदान करना और उन्हें पर्यावरण की भूमिका का ज्ञान देना, ताकि शिक्षार्थी पर्यावरण के उपयोग के सही तरीकों का उपयोग कर सके। आगे निर्णय लेने में वैज्ञानिक पद्धति अर्थात समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष का उपयोग करना, साथ ही साथ अपने आसपास की समस्याओं के समाधान के लिए अपने ज्ञान को लागू करने की योग्यता विकसित करने के लिए उसे तकनीकी प्रक्रियाओं की समझ हो, ताकि इसका जो उपयोग है वो अपने आसपास वो कर सके। फिर माध्यमिक स्तर पर जो और बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से डील करना चाहिए, उनमें जो विज्ञान की समझ है उस समझ से उनमें सहयोग की भावना आती है, वो टीम में कार्य करना पसंद करते हैं। भावना उनकी जो होती है वो एक दूसरे के प्रति सिंपैथी की होती है, और नेतृत्व का जो विकास होता है वह भी इनमें विज्ञान के माध्यम से आता है। साहस भी आता है, सच्चाई का भी उनमें संचरित होता है, और ईमानदारी की जो वांछनीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो सभी कहाँ से विकसित होते हैं? वो विज्ञान के माध्यम से ही विकसित होते हैं। तो ये विज्ञान शिक्षण के आपके उद्देश्य थे। आप इसी चीज़ को और इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऊपर आप इंग्लिश में, और ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में है पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट विधि क्या है। तो प्रोजेक्ट विधि क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट विधि जो है या पद्धति जो है, ये महान अमेरिका के जो शिक्षाविद थे जॉन डेवी, इनके विचारों पर ये आधारित है। ये दर्शन यह कहकर व्यवहारिक या उपयोगितावादी मूल्य पर जोर देता है कि जिन चीज़ों या विचारों का कुछ व्यवहारिक मूल्य है या जो एक दूसरे तरीके से शिक्षार्थी के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें केवल शिक्षार्थी को ही सिखाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि शिक्षा की प्रक्रिया परियोजनाओं नामक किसी उपयोगी या उद्देश्यपूर्ण गतिविधि पर केंद्रित होनी चाहिए।
कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा दी गई निम्नलिखित परिभाषाओं की सहायता से हम प्रोजेक्ट शब्द की प्रकृति के अर्थ के बारे में कुछ जान भी सकते हैं। जैसे कि इसके कुछ गुण दिए गए हैं। तो गुण में आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट विधि के गुण कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट विधि के गुण में अगर हम देखें तो यह बच्चों को स्वतंत्रता देता है, यह बच्चों को अपने अनुभव से सीखने में भी सक्षम बनाता है और यह पाठ्य पुस्तक विधि के दोषों से मुक्त होता है। साथ ही साथ यह ज्ञान प्राप्त करने की एक प्राकृतिक विधि होती है और यह सामाजिक समायोजन का भी प्रशिक्षण देता है। यह एक लोकतांत्रिक जीवन जीने का प्रशिक्षण देता है। साथ ही साथ यह बच्चों को समस्याओं को सुलझाने में प्रशिक्षित करता है उनको, और यह शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को समझने में भी मदद करता है। प्रोजेक्ट विधि के जो आपके अवगुण हैं या कह लीजिए दोष हैं, यह भी इसमें शामिल है। तो इसको देखते हैं। इसमें जो पाठ्यक्रम होता है उसको पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट करने के दौरान जो पाठ्यक्रम होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसमें समय ज़्यादा लग जाता है, कम महत्व को अधिक महत्व देने की इसमें संभावना बढ़ जाती है। जैसे कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है तो प्रोजेक्ट के माध्यम से जब उसको हम क्लियर करते हैं तो समय भी ज़्यादा जाता है और पता नहीं फिर वो हमारे लिए कितना उपयोगी है ये हमें समझ में नहीं आता है। इससे अव्यवस्थित शिक्षण भी होता है, यानी कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाना समय से, या कुछ छात्रों का एकाधिकार भी हो सकता है कि जैसे टीम वाइज कर देते हैं तो कोई एक बच्चा लीडर बन जाता है। इसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली जो होती है वो भी बाधित होती है और शिक्षकों पर जो काम का बोझ होता है वो इसमें बढ़ता जाता है। आगे हम देखेंगे समस्या समाधान विधि। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। मनुष्य उन्हें सफलतापूर्वक हल करने में तभी सक्षम हो पाता है जब उनके पास उचित अनुभव और जीवन में कठिनाइयों पर काबू पाने की कला हो। यह आदत शिक्षा के प्रारंभिक चरण से ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह समस्याओं से निपटने के नए नए तरीकों को वो सीखता रहता है। प्रयास करने और विभिन्न समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने की यह आदत जो होती है वो विभिन्न पाठचर्या के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न तथ्यों से सीखने में उपयोगी साबित होती है। यानी कि कोई भी एक आदत सीखने के लिए हम किसी एक ही सब्जेक्ट पे निर्भर नहीं होते हैं। नैतिकता या आचरण या फिर सदाचार जो होता है वो अगर हम कोई बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कोई एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, नैतिक विषय उठा लेंगे तो उसी के माध्यम से उसको सारी चीज़ें सिखा देंगे। नहीं, उसमें सभी क्षेत्र से सभी चीज़ें शामिल होती हैं उसके इन नैतिक गुणों को विकसित करने में, और बाद के चरण में बच्चे का वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में भी इसमें मदद मिलती है। अब इसके हम गुण देखते हैं समस्या समाधान विधि के। तो इसमें गुण क्या है कि एक वयस्क जीवन की तैयारी के रूप में ये कार्य करता है। यह आलोचनात्मक सोच की शक्ति को भी विकसित करता है। यह शिक्षार्थी को ज्ञान का सक्रिय प्राप्तकर्ता भी बनाता है और यह सहनशीलता और खुली मानसिकता के मूल्यों को भी विकसित करता है। साथ ही साथ यह ज्ञान को आसानी से आत्मसात करने में मदद करता है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में भी मदद करता है। फिर समस्या समाधान विधि के अवगुण देखते हैं, यानी कि दोष देखते हैं। दोष कौन कौन से हैं? दोष में अगर हम आ जाएं तो बार बार प्रयोग करने पर यह विधि नीरस हो जाती है, क्योंकि एक ही समस्या का समाधान एक ही तरीके से अगर हम ढूंढेंगे बार बार तो कहीं ना कहीं वो हमें बोरियत लगेगा और हम उस समस्या को समाधान नहीं कर पाएंगे। समस्या समाधान विधि से तुच्छ और असामयिक विषयों का चयन आसानी से किया जा सकता है। यह संज्ञानात्मक दक्षताओं को विकसित करने के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन भावात्मक जो परिवर्तन लाने के लिए हम बच्चे में प्रयास करते हैं उसको हम इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये आपका इंग्लिश में आ गया है। इसको हम स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग हिंदी में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट विधि क्या है। तो प्रोजेक्ट विधि के बारे में हम जानेंगे। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आपके कल पेपर में कोई ना कोई प्रोजेक्ट विधि या समस्या समाधान विधि या आपका जो खोज विधि है या ह्यूरिस्टिक विधि है वो
कोई ना कोई एक दो पूछ ही लेगा, चाहे वो छोटे क्वेश्चनों में पूछे चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे। अब हम बात करेंगे यहाँ प्रोजेक्ट विधि की। प्रोजेक्ट विधि क्या है? प्रोजेक्ट पद्धति जो होती है ये महान अमेरिकी जो शिक्षाविद थे जॉन डेवी के विचारों पर ये आधारित होता है। यह दर्शन ये तो लग रहा है दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले ही उसमें, तो इस पर हम अब ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके गुण दोष हम लोगों ने पढ़ा है, समस्या समाधान विधि भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ, अब हम बात करेंगे अंकगणित की। अब हम लोगों ने 3 विधियों के बारे में पढ़ा है, वो 3 विधि आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ हम बात करेंगे अंकगणित क्या होता है। तो अंकगणित क्या है इसके बारे में जानेंगे। अंकगणित संख्याओं का ज्ञान और गणना की कला होती है। यह जो गणित होती है सबसे पुरानी शाखा है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो अंकगणित जो होती है इसकी जो प्रणाली होती है ये प्रणाली की आवश्यकता से ही ये विकसित हुआ है। इसे कुशल और सफल जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, इसलिए अंकगणित को विज्ञान के रूप में भी इसको विभाजित किया गया है। क्योंकि इसमें अगर कोई चीज़ हम हल कर रहे होते हैं तो हमें जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, और जानने की इच्छा या खोज करने की जहाँ इच्छा होगी या समस्या को समाधान करने की इच्छा होगी, तो ऐसा नहीं है वो केवल गणित के अंतर्गत आएगा, वो आपका अन्य सब्जेक्ट के अंतर्गत भी आएगा, जैसे कि आपके विज्ञान के अंतर्गत। जो संख्याओं, पदों में संख्याओं या फिर मूर्त स्थितियों के बीच में संबंध स्थापित करता है, जो गिनती, माप और विभिन्न मात्राओं या फिर वस्तुओं को व्यवस्थित करने जैसी ठोस स्थितियों से उत्पन्न होती है, जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके अंकगणित कहलाते हैं। आगे हम बात करेंगे बीजगणित। तो बीजगणित क्या होता है आपका, इसके बारे में जानेंगे। बीजगणित को अक्षर विज्ञान भी कहा जाता है। यह संख्याओं के संबंधों को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग करके उनके बारे में तर्क करने के तरीके को प्रदर्शित करता है। बीजगणित जो होता है ये मुख्य रूप से संख्या प्रणाली की संरचना, संख्याओं के संचालन और संख्याओं से जुड़े बयानों के साथ साथ समस्याओं के समाधान से भी ये संबंधित होता है। और बीजगणित एक ऐसी भाषा होती है जिसका उपयोग अधिकांश वैज्ञानिक डेटा को विकसित करने और व्यक्त करने के लिए उसमें किया जाता है। आगे हम बात करेंगे ज्यामिति क्या होता है। तो ज्यामिति जो होती है ये प्रदर्शनात्मक ज्यामिति या परिभाषाओं या स्वस्पष्ट कह लीजिए या सत्य कह लीजिए या फिर मान्यताओं के आधार पर ये शुद्ध तर्क द्वारा आकृतियों के द्वारा या कह लीजिए आकार इसमें बनाकर सारी चीज़ें इसमें समझी जाती हैं। यानी कि इसमें ना तो ज़्यादा संख्याएं शामिल होंगी ना ज़्यादा अक्षर शामिल होंगे। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आपका किसके माध्यम से होगा, वो आपका आकार के माध्यम से होगा। यूक्लिड एक महान यूनानी गणितज्ञ प्रदर्शनकारी ज्यामिति के जनक माने जाते हैं। ज्यामिति के जनक कौन माने जाते हैं? यूक्लिड। उनके जो तरीके थे वो अंतर्ज्ञानात्मक, अवलोकनात्मक, जानबूझकर, रचनात्मक, अनौपचारिक और रचनात्मकता जो प्रयोग होता है उसके आधार पर इन्होंने क्या किया था? ज्यामिति का प्रयोग किया था या ज्यामिति का इन्होंने आविष्कार किया। आगे अगर हम देखें तो व्यवहारिक ज्यामिति क्या होता है। इसमें विषय के निर्माण कार्य को शामिल किया गया होता है और अधिकांश जो कार्य होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन करके ज्यामिति पर ये आधारित किए जाते हैं और ज्यामिति को समझा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि गणित तथा अन्य विषयों के साथ गणित का कैसा संबंध है आपस में, इसके बारे में जानेंगे। तो विज्ञान के साथ में गणित का संबंध कैसा रहता है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इसकी भौतिकी। इसकी भौतिकी होती है कि विज्ञान के कई नियमों की जो संख्यात्मक व्युत्पत्तियाँ होती हैं वो गणित के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती हैं। यानी कि विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका संस्कृत हो, कुछ भी हो, वहाँ पे गणित आपका शामिल होता है। अगर हम बात करें तो न्यूटन के गति के नियम में
जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम या बायल का नियम, चार्ल्स का नियम। ये जो नियम दिए गए हैं बहुत सारे आपके, उन सब के व्यवहारिक समझ के लिए कहीं ना कहीं जो गणित होता है वो जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सभी प्रकार के जो माप होते हैं, इकाइयाँ होती हैं या माप उपकरण होता है या गणित पर जो सारी चीज़ें की जाती हैं, उसी प्रकार से विज्ञान में भी सारी चीज़ें की जाती हैं। वो सब किस पे निर्भर होते हैं? वो भी गणित पे ही निर्भर होते हैं आपके। आगे बात करें रसायन विज्ञान के साथ कैसा संबंध रहता है, तो रासायनिक समीकरण या समीकरणों का जो संतुलन होता है वह भी किस पे निर्भर होता है? आपके गणित पे निर्भर होता है। परमाणु संख्या या परमाणु या फिर आणविक द्रव्यमान या फिर परमाणु जो द्रव्यमान होता है या फिर आपका परमाणु या फिर अणु की जो त्रिज्या होती है, ये सब किस पे आपके डिपेंड होते हैं रसायन विज्ञान में? ये गणित पे आपके डिपेंड होते हैं। जैसे द्रव्यमान संख्या आपको दर्शाना है तो आप कैसे दर्शाएंगे? रसायन विज्ञान में कोई ऐसा है ही नहीं जिस प्रकार से आप उसको दर्शा सकें, तो आप उसको गणित के माध्यम से ही या गणित की संख्याओं के माध्यम से ही उसको दर्शा सकते हैं। आगे हम देखें तो रासायनिक जो प्रक्रिया है, इसमें आपके रासायनिक जो बंधन होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ ठोस द्रव गैस बता रहे हैं तो ठोस द्रव गैस में आकार आप भी देखते हैं कि किसका आकार कैसा होता है। आकार देख के और आकार जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पर आपके ज्यामितीय गणित आ जाएगी। औषधियों में लवण की जो मात्रा होती है वह भी आपके गणित के माध्यम से दर्शाया जाता है। एक यौगिक में विभिन्न तत्वों के अणुओं की संख्या जो होती है वह भी आपके गणित के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान में किस प्रकार से गणित लाया जाता है। तो जीव विज्ञान में जैसे जीन हुआ, आनुवंशिकता हुआ, डीएनए हुआ, क्रोमोसोम्स हुआ, या गणित के जो सभी नियम पर ये सब आधारित होते हैं। यानी कि जीन, आनुवंशिकता और डीएनए ये सब किसके माध्यम से दर्शाए जाएंगे? आपके गणित के माध्यम से दर्शाए जाएंगे। या कोशिका हुआ या ऊतक की जो ज्यामितीय संरचना होती है वह आपके गणित के माध्यम से दर्शाई जाती है। और जीव विज्ञान में शरीर का कंकालीय जो संरचना होती है या फिर शरीर की जो हड्डियों की संख्या होती है या सामान्य ग्रंथ स्राव की सीमा जो होती है, ये सब जीव विज्ञान में गणित के माध्यम से आपके दर्शाए जाते हैं। अब देखेंगे गणित का अर्थशास्त्र से किस प्रकार का संबंध रखता है। तो अर्थशास्त्र से ये जैसे कि धन पूंजी हो गया, उत्पादन हो गया, श्रम हो गया, या सांख्यिकी तरीके हो गए, या फिर संभाव्यता सिद्धांत हो गया, ये सब किससे आपके संबंधित है? ये गणित के माध्यम से संबंधित होते हैं अर्थशास्त्र में। या चित्रमय हो गया प्रस्तुति, या फिर अर्थशास्त्र के विभिन्न और भी सिद्धांत हैं, वो सब सिद्धांत किसके माध्यम से दर्शाए जाते हैं? गणित के माध्यम से। लाभ, हानि, प्रतिशत ब्याज या लेखांकन, ये सब किसके माध्यम से दर्शाए जाएंगे? ये सब आपके गणित के माध्यम से ही दर्शाए जाते हैं। तो गणित का जो संबंध होता है वो आपका संबंध बहुत ही ब्रॉड है, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ में कहीं ना कहीं रिलेट करता है। आगे आप देखेंगे मांग और आपूर्ति में भी गणित देखने को मिलता है, मुद्रास्फीति में भी मिलता है। अब हम बात करेंगे गणित का ललित कला के साथ में संबंध। तो ललित कला के साथ भी गणित का संबंध होता है, यानी कि जो संगीत गणितीय रूप से व्यवस्थित ध्वनि जो उसमें निकलती है वह भी सा रे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार से जो चलते हैं सरगम, इस पे भी आप देख सकते हैं कि ये 7 सुरों तक जाते हैं। अब उसमें अगर हम बात करेंगे कितने सुर तक गए तो आप वैसे ही बता देंगे 7 में। तो 7 कहाँ से आया? 7 आपका गणित के माध्यम से ही आता है। आगे बात करें कि पेंटिंग और मूर्तिकला में अनुपात या फिर ज्यामितीय या ग्राफिक्स जो ग्रिड होता है, रंगों का मिश्रण का उपयोग होता है, ये सब में आपके गणित शामिल होता है। समरूपता और संतुलन भी गणित ललित कला में आपके शामिल होता है, तो इसमें भी आपको गणित देखने को मिल सकता है। वास्तुकला गणित का उपयोग भी करती है। तो ये गणित का जो संबंध था ये आपका किसके साथ में था? ललित कला के साथ में था। आपका इंग्लिश का ये एरिया आ गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 9वां था वो पूछा था कि दैनिक जीवन में विज्ञान एवं गणित का कार्यान्वयन किस प्रकार होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। आप देख सकते हैं दैनिक जीवन में किस प्रकार से विज्ञान और आपका गणित कार्य करता है। तो विज्ञान शिक्षक आज एक नई पूरी चुनौती का सामना कर रहा है। नई पीढ़ी के वैज्ञानिक दिमाग को आकार देने में उन्हें बड़ी भूमिका मिली है। दुनिया आज एक बेहतर और विकासशील जीवन को जीने के लिए जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खोज कर रही है। अतः विज्ञान शिक्षक को आलोचनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली नई पीढ़ी के निर्माण के लिए भी स्वयं तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब सारी चीज़ें मौजूद हैं तो वहाँ पर एक शिक्षक आपको किस प्रकार तैयार कर रहा है उसमें अपनी स्वयं की अगर भूमिका ज़्यादा रहेगी तो व्यक्ति अपने उस जीवन शैली में अच्छे से निर्वाह कर सकेगा। आगे हम देखें तो एक अच्छा विज्ञान शिक्षक छात्रों को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण उसमें रखता है। साथ ही वह समझते हैं कि विज्ञान में गलतियां होंगी और वह सामान्य है। अगर कोई गलती हो रही है तो वह सामान्य रहती है, लेकिन वे शिक्षण के कई अलग अलग तरीकों को आजमाते रहते हैं, जो छात्र को प्रोत्साहित भी करता है और उनको आगे उपलब्धि की जो भावना उनमें होनी चाहिए उस उपलब्धि की भावना को भी उनके अंदर पैदा करता है। आगे देखें तो विज्ञान जो विषय है इसमें छात्रों को विज्ञान की दिनचर्या को हल करने के लिए भी गणित कला का उपयोग इसमें गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता के रूप में आगे आता है। और यह कठिन विषय जो है, लेकिन शिक्षक के सही मार्गदर्शन के साथ में विज्ञान वास्तव में एक प्यारा विषय बन जाता है। अच्छे शिक्षक छात्रों पर विश्वास करते हैं और उनमें सर्वश्रेष्ठता लाने के लिए उच्च मानक निर्धारित करते रहते हैं और छात्रों को उत्तर नहीं देते हैं, बल्कि छात्रों को स्वयं उत्तर खोजने के लिए जो आवश्यक टेक्निक्स होती हैं उन सारी टेक्निक्स को बच्चों को सिखाते हैं, ताकि वे बच्चे स्वयं से किसी भी समस्या का समाधान कर सकें या फिर कोई भी खोज वो कर सकें। विज्ञान शिक्षक को विज्ञान शिक्षण में रचनावादी पद्धति भी अपनानी चाहिए। इसके साथ साथ रचनावाद का सिद्धांत छात्रों के बीच एक आलोचनात्मक दिमाग के निर्माण के रूप में भी फायदेमंद साबित होता है। यह दो तरफा संचार की शैली को बढ़ावा देता है, जबकि छात्र सीखने में भूमिका निभाता है। राय देने के लिए ये स्वतंत्र है और विज्ञान का स्वयं पता लगाने के लिए भी ये माना जाता है। इसलिए यह एक अच्छा विज्ञान शिक्षक या विज्ञान पढ़ाते समय रचनावाद पद्धति को लागू करेगा, क्योंकि यह फायदेमंद और दिलचस्प दोनों होता है। इसके साथ साथ एक अच्छे विज्ञान शिक्षक में ज्ञानवान दिमाग के साथ साथ पाठ के दौरान वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। और एक कुशल व्यक्ति है, वह एक कुशल व्यक्ति होता है जो प्रयोगशाला उपकरण को संभालने में सक्षम भी हो और साथ ही साथ सटीकता से व्यक्ति को कोई चीज़ सिखाने में सफल भी हो। आगे बात करेंगे कि वह अपने छात्रों को विज्ञान के कौशल का प्रदर्शन करे और वह अपने छात्रों के लिए प्रयोग की किसी भी त्रुटि का उल्लेख करने वाला व्यक्ति होगा। यह शिक्षक अपने छात्रों में व्यवहारिक और मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने की पूरी कोशिश भी करता है। आगे हम बात करें तो उत्कृष्ट शिक्षकों के पास जिस विषय को वे पढ़ाते हैं उसका गहरा ज्ञान भी होता है और वे शिक्षण सामग्री में हेरफेर करने और उसे सरल बनाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वे इसमें माहिर होते हैं। एक अच्छा विज्ञान शिक्षक हमेशा विज्ञान की नवीनतम जानकारी से अपडेट रहता है और वह हमेशा तैयार भी रहेगा। इन शिक्षकों में विज्ञान विषय के प्रति जुनून होना चाहिए, क्योंकि अगर जुनून नहीं है तो वो किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे और उनमें जो जटिल चीज़ें होती हैं या भ्रामक चीज़ें होती हैं उसके बारे में और अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करके बच्चों के समक्ष में रखना चाहिए या छात्रों के समक्ष में रखना चाहिए, ताकि वो छात्र उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाए। आगे आप देख सकते हैं हमारा ये इंग्लिश का नोट्स है। फिर आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि पुस्तकालयों का महत्व क्या है।
तो पुस्तकालय का महत्व यहाँ हम देखेंगे कि एक छात्र के जीवन में पुस्तकालय का क्या महत्व है। तो पुस्तकालय जो होता है वो लोगों को विश्वसनीय सामग्री प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही सीखने और ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया को भी ये प्रोत्साहित देता है। और किताबी कीड़ों को पढ़ने और अपना ज्ञान न बढ़ाने के लिए जो बच्चे एक संकुचित दिमाग से रह जाते हैं, तो उनको ये बहुत सारी ढेर सारी जानकारियाँ या कह लीजिए बहुत सारी जानकारियाँ देने के लिए भी इनको किताबें यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिल सकती हैं। इसके अलावा विविधता इतनी व्यापक है कि व्यक्ति को ज़्यादातर वही मिलता है जिसकी उसे तलाश होती है, तो ये सारी चीज़ें उसको पुस्तकालय में मिल जाती हैं। इसके अलावा भी ये लोगों को बेहतरीन शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने में भी मदद करते हैं, जो उन्हें अन्यथा बाज़ार में कहीं नहीं मिल सकती है। पुस्तकालय यह भी होता है कि यहाँ पे सामाजिक कौशल के साथ साथ शैक्षणिक जो प्रदर्शन होता है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। यह सबसे महत्वपूर्ण भी होता है कि पुस्तकालय प्रगति करने का एक बेहतरीन मंच भी होता है। कक्षा में होमवर्क मिलता है और पुस्तकालय में पुस्तक की मदद से या शिक्षक जो वहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं उनके मदद से यहाँ होमवर्क भी अच्छे से किया जा सकता है। आगे बात करें तो यह बदले में हमारी सीखने की जो क्षमताएं होती हैं उस क्षमताओं में ज्ञान को ये बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारा समग्र विकास करने में भी ये सहायक होता है। नेक्स्ट 10 पॉइंट है हमारा कि पुस्तकालय एक बहुत ही उपयोगी मंच होता है जो सीखने के इच्छुक लोगों को एक साथ एक सिरे में लेके आता है, और यह हमें सीखने और अपने ज्ञान का विस्तार करने में भी मदद करता है। और पुस्तकालय अपनी पढ़ने की आदतें विकसित करते हैं। पुस्तकालय सभी छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करता है और ज्ञान प्राप्ति साथ ही साथ उन्हें ज्ञान प्राप्ति की जो जिज्ञासा होती है उसकी भी लत उनमें ला देती है, ताकि वो बच्चे संतुष्ट ना हो पाएँ और अच्छे पुस्तकों का ज्ञान वहाँ पे करते रहें। इसके साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को भी ये कहीं ना कहीं बढ़ाती है, उसमें भी ये सहायता परक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि विज्ञान मेले क्या होते हैं। तो विज्ञान मेले के बारे में हम जानेंगे। विज्ञान मेला जो होता है अब ये दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि NCERT और SCERT और राज्य शिक्षा विभाग आवश्यक वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और अन्य सभी जो आधिकारिक सहायता प्रदान करके जिले या क्षेत्रीय या फिर राज्य स्तर पर विज्ञान मेले का जो आयोजन किया जाता है ये आपको देखने को मिलता रहता है। ये जो मेले होते हैं ये विभिन्न स्कूलों में भी लगाए जाते हैं, और विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में और भी तरीके से, जैसे कि औपचारिक तरीका और अनौपचारिक तरीका, ये दोनों यहाँ पे प्रदर्शित होती है विज्ञान के शिक्षण में। साथ ही साथ ये एक अच्छा मंच भी होता है जहाँ पर ये साधन उपस्थित होते हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से विज्ञान मेले देखने को आपको जगह जगह मिलते हैं। इसके साथ में आपको स्कूल के छात्रों के बीच में भी विज्ञान प्रदर्शनी देखने को मिलती है, और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें क्या किया जाता है कि छात्रों को एक दूसरे से आगे होड़ लाने के लिए भी विज्ञान प्रदर्शनी लाया जाता है। क्योंकि विज्ञान प्रदर्शनी में होता क्या है कि बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वो उनका जो दिमाग होता है वो चलता रहता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। सब कुछ जानने के साथ साथ वो कुछ ऐसा क्रिएटिव माइंड करना चाहते हैं जिसे वो अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं इस बच्चे से आगे ही रहूं, पीछे ना रहूं। तो इस प्रकार से उनमें होड़ को भी विकसित करता है। और जैसे स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई तो वहाँ सभी बच्चों को प्रतिभाग कराया जाता है। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो उस विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेते हैं और वहाँ पर अपने दिमाग का उपयोग करके कुछ न कुछ वहाँ पे प्रदर्शन के रूप में अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करते हैं। आगे देखें तो जो योग प्रतिभागी होते हैं उसमें
एवं टीमों को आवश्यक प्रोत्साहन या प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार या एवं पुरस्कार दिए जाने के भी प्रावधान होते हैं। जैसे प्रदर्शनी लगी है, उसमें जिसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहता है उसको पुरस्कार भी दिया जाता है, ताकि अन्य बच्चे जो उस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास करें और वह भी आगे चलकर पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार बने। सुरक्षा एवं संरक्षा की समुचित वहाँ पर व्यवस्था होती है। इसके साथ साथ वार्ता, व्याख्यान और अन्य मदों जैसे कि वाद विवाद हुआ या उद्घोषणा हुआ या फिर चर्चा या सेमिनार, ये सभी जो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं इनमें भी इनका विज्ञान प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार होता है। दर्शन शास्त्रियों को एक स्थान पर भीड़ न लगने देने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जहां तक संभव हो आगंतुक जो होते हैं उनकी कतार में एक के पीछे एक उचित प्रवाह होना चाहिए। और विज्ञान के प्रत्येक अनुभाग या शाखा में अपने स्वयं के एक एक अन्य प्रकार के प्रदर्शनों से संबंधित जो उपविभाग हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन या डायनामिक्स डिवीजन या फिर मैकेनिकल डिवीजन, ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं और सभी में प्रदर्शन लगाए जाते हैं। विज्ञान के विभिन्न शाखाओं जैसे कि भौतिक विज्ञान हुआ या रसायन विज्ञान हुआ या वनस्पति विज्ञान हुआ या प्राणी शास्त्र अनुभाग हुआ, इन सब में जो गैजेट होता है इसके प्रदर्शन के लिए अलग अलग अनुभाग बनाए जाते हैं और सब में विज्ञान प्रदर्शनी लगते हैं। इसके साथ साथ प्रदर्शन आसानी से दिखाई देने चाहिए और उनके कामकाज इसके साथ साथ सिद्धांत को सक्षम मार्गदर्शक द्वारा प्रदर्शित किया जाए और वो इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए कि जो भी देखने उसको जाए उसको अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में भी आए। प्रत्येक टीम को जनता को अपने गैजेट और प्रदर्शनों की कार्यप्रणाली समझाने के लिए एक गाइड की भी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक टीम को अपने स्वयं के सामान और उपकरणों की भागीदारी, प्रदर्शन और सुरक्षा के संबंध में नियम और कानून स्पष्ट किए जाने भी चाहिए। इसके साथ साथ स्थल चयन के मामले में मेले के सफल आयोजन हेतु अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे उचित विशाल स्थल का चयन किया जाए और वहां पर विज्ञान प्रदर्शनी को सफल बनाया जाए। ये आपका इंग्लिश नोट्स है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा हिंदी नोट्स पे। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? अंकगणित। अंकगणित क्या है? इस आगे हम देखेंगे अंकगणित क्या है और इसके क्षेत्र के बारे में भी पूछा गया है। तो अंकगणित एक हिस्सा है जो संख्याओं और बुनियादी कार्यों को जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि जो संक्रियाएं होती हैं इनको विभाजित करना और उनमें कैसे संबंध स्थापित करना है, ये सारी चीज़ें अंकगणित के माध्यम से ही हम सीखते हैं। और इसमें प्रतिशत, लघुगुणक, घातक, वर्गमूल जैसे जो जटिल चीज़ें हैं अंकगणित की, वो सभी इसमें शामिल होती हैं अंकगणित में। और इसके साथ साथ अंकगणित जो शब्द है ये आपका एरिथमोस से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है संख्या। आगे बात करें तो अंकगणित के मौलिक प्रमेय नामक एक बड़े विचारक के अनुसार अगर हम देखें तो एक से बड़ी किसी भी संख्या को अनूठे तरीके से अभाज्य संख्याओं में विभाजित किया जा सकता है, सिवाय उसके क्रम को छोड़कर। अगर क्रम ना देखना रहे तो उस एक की संख्या को हम पता नहीं कितनी बड़ी संख्या भी बना सकते हैं या कितनी भी छोटी संख्या भी बना सकते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गास नाम के एक चतुर व्यक्ति ने 1801 में इस सिद्धांत को लाया था। अंकगणित केवल साधारण गणित के बारे में नहीं, इसमें जो सीमाएं होती हैं या घातांक होते हैं इनसे सभी संबंधित जो उन्नत अवधारणाएं होती हैं ये सब किसमें शामिल होती हैं? आपके अंकगणित में शामिल होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो गणित का जो बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, हम फिर भी नियमित जीवन में हर तरीके से अंकगणित का उपयोग करते हैं और ये जो हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये हिस्सा हमारा कहीं ना कहीं अंकगणित से परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ज्यामिति जो होती है, इस ज्यामिति में भी गणित की एक शाखा होती है।
जो वस्तुओं को आकार देने और आकार को एक दूसरे से संबंधित करने में सक्षम होती है और उस पे विशेष ध्यान भी आकर्षित करती है। और ये सब किसके माध्यम से होता है? गणित के माध्यम से होता है, लेकिन गणित के अंतर्गत अंक गणित के माध्यम से होता है। नेक्स्ट बात करें तो जो शब्द है ज्यामिति, ये प्राचीन ग्रीक शब्द जियो से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और मैट्रिक्स जिसका अर्थ होता है मापना। यूक्लिड जो एक यूनानी गणितज्ञ थे, जो ज्यामिति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यह जो फील्ड है ये 2D जैसे कि वृत्त, त्रिकोण, वर्ग और 3D, और 3D के जितने भी आकार जैसे कि घन, शंख, गोले, दोनों में कोण, आकार और आकार जो और भी पाए जाते हैं इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, ये सभी कहीं ना कहीं आपके ज्यामिति गणित से शामिल होते हैं। ज्यामिति में आपको और भी आकृतियाँ जैसे कि विशेष गुणों का अध्ययन किया जा सकता है गणित आकृतियों के माध्यम से, और इसमें जो शामिल होती हैं रेखाएं या रेखाखंड, कोण, समन्वय तल या विभिन्न सतहें जो होती हैं, ये सब किसमें आपके शामिल होते हैं? यह सब आपके शामिल होते हैं ज्यामिति में। ये थोड़ा सा हमारा मिस हो गया, हम बहुत पीछे चले आए। हाँ, और देखते हैं हम बीजगणित में क्या क्या शामिल है। ज्यामिति जो होता है ये हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग के रूप में होता है, जिसमें जीपीएस या जो आपका शामिल होता है या नेविगेशन होता है, ये सब आपके ज्यामिति के अनुसार होता है। यह कहना भी सही नहीं होगा कि ज्यामिति दुनिया में गणित की सबसे व्यवहारिक शाखाओं में से एक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीजगणित की। तो बीजगणित क्या है इसके बारे में। बीजगणित जो होती है इसकी जो शाखा है वो चर, प्रतीकों और संख्याओं या फिर उनके साथ काम करने के नियमों से संबंधित होती है। यह गणितीय अभिव्यक्तियों का उपयोग करके उनके समस्याओं या स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका होता है। और बीजगणित में हम सार्थक अभिव्यक्ति बनाने के लिए एक्स वाई जेड जैसे जो चर होते हैं उनको जोड़, घटाव या गुणा भाग जैसे जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उनका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ बीजगणित समीकरणों को हल करने और अज्ञात जो मात्राएं होती हैं जैसे कि ब्याज, अनुपात या फिर प्रतिशत जो होता है उनका पता लगाने में भी ये मदद करता है। बीजगणित में प्रमुख शब्दों में चर, स्थिरांक, गुणांक या फिर अभिव्यक्तिकरण या समीकरण, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। बीजगणित में केवल समीकरणों को हल करने के बारे में ही नहीं बल्कि उनमें बहुपद समीकरण जैसे अन्य संक्रियाएं या फिर अवधारणाएं इसमें शामिल होती हैं। साथ ही साथ आपके बीजगणित में भौतिकी, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और रेखांकन जैसे भी क्षेत्र इसी बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। बीजगणित में आप समीकरण जो होता है उसको कह लीजिए ज्ञात या अज्ञात दोनों रूप में वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ समस्या समाधान भी इसमें कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखने। दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है। गणित जो होता है ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीवन का। जैसे चेकबुक हुआ है, उसको संतुलित करने से लेकर रात का खाना पकाने तक, या फिर गणित का उपयोग विभिन्न तरीकों से हम अपने घर में भी करते हैं। यहाँ 8 उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम जी रहे होते हैं उसमें किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। तो पहला इसमें है खाना बनाना। खाना बनाने में आपका गणित कैसे प्रयोग होता है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो चम्मच, बड़े चम्मच और कप का उपयोग करके सामग्री को मापना उपयोगी होता है। जैसे 2 ग्लास चावल, अब उस ग्लास में आपके कितनी मात्राएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं गणित पे डिपेंड करेगी। फिर व्यंजनों को भी आधा या 2 गुना करने की ज़रूरत होती है, जैसे जिसको आप कह लीजिए कि बुनियादी गुणा करके अपने उस जीवन में शामिल करते हैं।
आगे बात करें खरीदारी की। खरीदारी में कैसे शामिल किया जाता है। खरीदारी करते समय गणित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। जैसे कि पैसे का बजट देखा जाता है, उसमें लागत देखी जाती है, छूट भी देखा जाता है और बिक्री मूल्य क्या है उसकी गणना करके ही हम किसी दुकान पे जाके अपना जो सामान खरीदते हैं उसका पैसा हम देते हैं। आगे हम बात करें तो तीसरा है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में क्या होता है कि इसमें वित्त प्रबंधन जो होता है उसके लिए बुनियादी जो गणित कौशल होता है ये आवश्यक होता है। वे तब काम आते हैं जब आप अपनी चेकबुक को संतुलित करना चाहते हैं, ब्याज दरों की गणना करना चाहते हैं और बंधक भुगतान का पता लगाना चाहते हैं। तो बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं गणित आपका शामिल होता है। ये सारी चीज़ें करने में आपकी गणित शामिल होता है। आगे हम बात करें समय प्रबंधन। समय प्रबंधन में किस प्रकार आप गणित शामिल करते हैं। समय प्रबंधन के लिए गणित यहाँ पे महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि किसी कार्य को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा, यानी कि कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसमें कितना समय लगेगा और आप उसको जो समय बनाए हैं उस समय के अकॉर्डिंग ही क्या उसको कर पाएंगे। जैसे कि यदि स्टोर तक ड्राइव करने में 30 मिनट का समय लग रहा है और ख़रीदारी करने में 30 मिनट लगते हैं तो पूरी यात्रा करने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। तो 1 घंटा आप कहाँ से लेके आए, ये एक आप कहाँ से लेके आए, गणित से ही लेकर आए। तो गणित कहीं ना कहीं खरीदारी में भी आपके काम आता है। पांचवा आप देखेंगे खेल में। अब खेल में कैसे गणित शामिल है। खिलाड़ियों की क्षमताओं को समझने के लिए, खेल के परिणामों को भविष्यवाणी करने के लिए या फिर सांख्यिकी के रूप में उसको प्रदर्शित करने के लिए कहीं ना कहीं खेल में भी गणित का उपयोग किया जाता है। या जैसे कोई खेल खेल रहा है तो कितने लोग खेल रहे हैं, कितने खिलाड़ी उसमें निर्धारित किए गए हैं, उनका कैसे वहाँ पे उपयोग करके हम उस खेल को खिलवा रहे हैं, तो और कितने खिलाड़ी उसमें शामिल करके खिलवा रहे हैं, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये गणित पे आपके डिपेंड करता है। अब आगे हम बात करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विज्ञान किस प्रकार से शामिल है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख सकते हैं विज्ञान किस प्रकार शामिल होता है। आप लोग भी बहुत अच्छे से इससे परिचित भी होंगे। विज्ञान ब्रह्मांड का अध्ययन या विभिन्न घटनाओं का अवलोकन करना या जटिल तथ्यों को सरल रूप में समझना, ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होता है और विज्ञान के माध्यम से ही ये संभव हो पाता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करना या पेनिसिलिन के टीके प्रत्यारोपण जैसे आज जो सारी उपचार चीज़ें शामिल हैं चिकित्सा के माध्यम से, वो सब कहाँ से आती हैं, वो विज्ञान के माध्यम से आती हैं। आगे हम बात करें तो संचार के लिए मोबाइल फ़ोन या यात्रा करने के लिए वाहन, खाना पकाने के लिए जो उपकरण आते हैं जैसे माइक्रोवेव वगैरह, या कृषि के लिए जो उर्वरक होता है या उपकरण होता है, या सारी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सभी को शामिल करते हैं, या कंप्यूटर, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब आपके विज्ञान के क्षेत्र के सारी चीज़ें होती हैं। विज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप मानव गतिविधि में वृद्धि हुई है, ये भी आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। और सामूहिक विनाश के हथियारों या हथियारों का जो आविष्कार होता है जैसे कि बम होता है, एटम बम होता है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हथियार बनाए जाते हैं, वो किसके माध्यम से बनाए जाते हैं, आपके विज्ञान के माध्यम से बनाए जाते हैं, यानी कि विज्ञान इन सब में शामिल होता है। विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है ये आपके लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ यह होता है कि जानने की कला। जिनमें जानने की कला होती है वही आगे बढ़ पाते हैं। कुछ वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हैं, जैसे अरस्तु विज्ञान को अवलोकन, जागरूकता और समझ के रूप में इसको वर्णित करते हैं। आगे देखें तो यह मनुष्यों को प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए, घातक बीमारियों का इलाज खोजने और मानवता को चुनौती देने के लिए या समस्याओं को हल करने में भी विज्ञान यहाँ पे शामिल होता है। विज्ञान में विज्ञान में प्रगति ने हमारे जीवन को कई गुना बेहतर बना दिया है। जैसे कि हम एक एक क्षण अगर देखें तो विज्ञान कोई ना कोई चमत्कार कर रहा है।
हमें जगाने के लिए सुबह का जो अलार्म होता है वह भी विज्ञान पर आधारित है। संचार के लिए जो हम मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, या कह लीजिए अंतरिक्षयान में भी जो हम संचार के लिए सारी चीज़ें भेजते हैं, या स्टोव पर खाना पकाना, या उपचार के लिए अस्पताल में जो उपकरण हैं, वो सब कहाँ से आए हैं? वो सब विज्ञान के चमत्कार हैं। आगे चलते हैं हम। अब हमें जानना है CCE। CCE क्या है, इसके बारे में। CCE या सतत और व्यापक मूल्यांकन स्कूलों से संबंधित सभी जो गतिविधियां होती हैं, इनमें बच्चे का विकास का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया देखा गया है। यह प्रस्ताव 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारत में राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसको क्या बोला जाता है? CCE, सतत व्यापक मूल्यांकन। CCE का उपयोग करके शिक्षक विभिन्न मूल्यांकन गतिविधियों का उपयोग करके शिक्षार्थियों की कमियों का निदान करते हैं। मूल्यांकन गतिविधियों को पूरा करने के बाद शिक्षार्थियों को बहुमूल्य प्रक्रिया दी जाती है और शिक्षक समस्याओं की पहचान करने के लिए उनका मार्गदर्शन और समर्थन दोनों करते हैं। आगे बात करें तो CCE के लाभ क्या होते हैं। CCE जो होता है ये ग्रेडिंग प्रणाली परीक्षा के दौरान और उनके बाद छात्रों में अक्सर बनने वाले दबाव और तनाव को कम करने के लिए मदद करती है। जैसे कि मान लीजिए जब बच्चे को प्रैक्टिकल में बिठाया गया या प्रैक्टिकल में नंबर दिया जा रहा है किसी चीज़ का, तो उसके सामने हम नंबर नहीं चढ़ाते हैं, ग्रेड में नंबर देते हैं। तो ग्रेड में इसलिए देते हैं ताकि बच्चा अपना नंबर देख के दुखी ना हो या बहुत ज़्यादा प्रसन्न ना हो। अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो बच्चा प्रसन्न होगा, इससे उसको आत्मबल मिलेगा और साथ ही साथ वो और प्रोत्साहित होगा। लेकिन अगर कहीं वही ग्रेडिंग में उतना अच्छा उसका प्रदर्शन नहीं था और आपने ग्रेडिंग में कम कर दिया, अगर वो बच्चा देख लेगा तो उसके अंदर हीन भावना आएगी, फिर आगे वो प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको CCE ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से ही ग्रेड दिया जाता है। छात्रों के पास अपनी रुचियों, जुनून या पाठ्येतर गतिविधियां या फिर शौक, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए भी ध्यान केंद्रित करने के लिए भी अधिक समय इसमें जो लगता है, उससे भी इसमें लाभ होता है कि उतना समय नहीं लगता है। फिर यह प्रणाली स्कूल के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी मदद करती है। इसमें आउटड्राफ्ट दर को कम करने में भी ये मदद करती है और इसके साथ साथ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के विषय के बारे में सभी जो विकल्प होते हैं उसको चुनने में भी ये सशक्त बनती है। CCE जो होता है, ये ग्रेडिंग जो प्रणाली है, ये शिक्षक को पाठ्यक्रम और सिलेबस को बेहतर ढंग से तैयार करने की भी अनुमति देता है। इसके साथ साथ सिस्टम रचनात्मक या आलोचनात्मक सोच में योगदान देना या छात्रों में भावनात्मक, सामाजिक या मुकाबला कौशल, ये सब इसमें विकसित करता है। अब हम देखते हैं कि CCE के नुकसान क्या हैं। तो CCE के नुकसान आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच यह तर्क मौजूद है कि CCE जो होता है वो छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं को हल्के में लेने पर मजबूर करता है। तो ये बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। सिस्टम को शिक्षकों को हर कदम पर छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी जो प्रशिक्षण योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो कि ये बहुत ज़्यादा उबाऊ हो जाता है, थकाऊ हो जाता है। ग्रेडिंग जो प्रणाली होती है, ये 90 और 99 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को एक ही ग्रेड जैसे कि A+ में ही समाहित कर देती है। अब अंक में अगर हम दर्शाएंगे तो वहाँ जो बच्चा 99 पा रहा है वो पूरा अंक पा जाएगा। अगर कोई बच्चा 97, 98 पा रहा तो वो भी पूरा अंक पा जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रेड में देंगे, A+ में हमारे सारे बच्चे हैं तो सब A+ में चले जाएंगे। छात्रों को पूरे वर्ष अध्ययन करना आवश्यक होता है, जिससे संभवतः उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता है ग्रेडिंग के माध्यम से। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अवलोकन। अवलोकन क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या घटना को अपने संवेदी अंगों के उपयोग से देखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अवलोकन।
जो इसकी प्रकृति और व्यवहार या घटना के तरीकों से आपके संबंधित होता है या इसमें शामिल होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अवलोकन होती हैं। जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं अपनी प्रकृति में, अपने वातावरण में, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? अवलोकन होती हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है संचरित, एक होता है असंचरित। सॉरी, इसमें 2 प्रकार ही नहीं है, इसमें बहुत से प्रकार हैं। जैसे कि एक आपका औपचारिक भी आएगा, अनौपचारिक भी आएगा, प्रतिभागी भी आएगा, गैर प्रतिभागी भी इसमें शामिल है। अब अगर हम बात करें तो अवलोकन के उपकरण में क्या-क्या चीज़ें उपयोग में लाए जाते हैं, तो इसमें वैध और अविश्वसनीय होता है ये, और प्रेक्षकों को जो देखा जा रहा है उसकी संपूर्णता के बारे में पता लगाना होता है, और वे सावधानीपूर्वक नियोजित और व्यवस्थित और बोधगम्य जो जानकारी प्रदान करते हैं वो सब इसमें अवलोकन के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। दूसरा इसमें आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या है? यदि स्थिति की मांग हो तो साक्षात्कार चर्चा का रूप ले सकता है, और परिणाम स्वरूप हमारे पास किसी के व्यवहार की गहराई में जानकारी एकत्र करने के पर्याप्त अवसर भी इसमें होते हैं। साक्षात्कार में प्रश्न जो होता है वो मौखिक होता है, लिखित या मौखिक लिखित दोनों में ये पूछे जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं। साक्षात्कार में उपकरण का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? इसमें उम्मीदवार जो होता है उनकी क्षमता जानने के लिए साक्षात्कार में उपकरण का उपयोग किया जाता है। उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए क्षमताओं के जो व्यवहार हैं या व्यक्तित्व हैं उन सब की विशेषता जानने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे साक्षात्कार के प्रकार। तो इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, समूह साक्षात्कार होता है। अगर हम इसका प्रारूप देखें तो प्रारूप में संरचनात्मक और मानकीकृत प्रारूप होता है, असंरचनात्मक और गैर मानकीकृत प्रारूप होता है। रेटिंग स्केल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह उन लोकप्रिय उपकरणों में से एक होता है जिनका उपयोग मूल्यांकन में डेटा संग्रह करने के लिए किया जाता है, और रेटिंग स्केल बिंदुओं के एक सेट के साथ एक स्केल को संदर्भित करता है जो देखे जा रहे विशेषता के आयाम की अलग अलग डिग्री का वर्णन करता है। रेटिंग स्केल क्लोज क्या होता है? तो एडेड सर्वेक्षण प्रश्नों का एक संग्रह होता है या जिसका उपयोग तुलना में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। रेटिंग स्केल बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रकार होता है जिसका व्यापक रूप से छात्रों और उनके सीखने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो किसी विशिष्ट विषय के बारे में संक्षेप में जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें और भी सारी चीज़ें देखी गई हैं, जैसे कि रेटिंग स्केल टूल का उपयोग। ये जो उपयोग किया जाता है ये वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विचारों आदि को उनकी एक या अन्य विशेषताओं के आधार पर रेटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्थितियों और वस्तुओं आदि के संबंध में राय और निर्णय को रिकॉर्ड करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए भी किया जाता है। इसके प्रकार भी हैं जिसमें आपका संख्यात्मक रेटिंग स्केल आता है, ग्राफिकल रेटिंग स्केल आता है, मानक रेटिंग स्केल आता है, और संचयी बिंदुओं द्वारा रेटिंग स्केल आता है। इसी में आपके अवलोकन में प्रश्नावली को भी देखा गया है। प्रश्नावली क्या होता है? ये प्रश्नों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है जो उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिनके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। प्रश्नावली का उपयोग या विद्यार्थियों के सीखने और व्यवहार का आकलन करने के लिए किया जाता है, और ये एक तथ्यात्मक डाटा एकत्र करता है। इसमें जो प्रश्न प्रारूप होता है, एक बंद प्रश्न प्रारूप होता है, एक खुला एडेड प्रश्न प्रारूप होता है। इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसका उपयोग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकत्रित जो जानकारी होती है उनकी व्याख्या करने के लिए ये सफलतापूर्वक किया जाता है। आगे हम बात करेंगे उपख्यानात्मक अभिलेख के बारे में। इसमें रिकॉर्ड जो होता है वो संक्षिप्त नोट्स या टिप्पणी होता है जिन्हें शिक्षक विद्यार्थियों के बारे में देखकर उस रिकॉर्ड को रखते हैं।
इसमें रिकॉर्ड विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अकॉर्डिंग या फिर जीवन जीने के अकॉर्डिंग उनके बारे में तथ्यात्मक चीज़ों को जो विवरण के रूप में रखा जाता है, उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? उपख्यानात्मक रिकॉर्ड। ये नोट्स साक्षरता, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक और भावनात्मक या फिर शारीरिक जो विकास होता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये सभी दस्तावेज इसमें तैयार किए जाते हैं। इसमें उपयोग इसका देख सकते हैं कि यह एक अनौपचारिक अवलोकन होता है और इसका उपयोग जो होता है छात्र के समग्र प्रदर्शन और व्यवहार को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण घटनाएं जो छात्र के जीवन में घटती हैं उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। आगे बात करेंगे जांच सूची की। तो जांच सूची क्या होती है? चेकलिस्ट एक प्रकार की सूचनात्मक कार्य सहायता है जिसका उपयोग मनुष्य की क्षमता के अनुसार जानकारी को छोटा करने के लिए भी इसमें किया जाता है। तो जांच जो सूची होती है उसी को चेकलिस्ट बोला जाता है। चेकलिस्ट जो होता है वो संपूर्ण डेटा प्राप्त करने में मदद करती है और यह किसी कार्य को पूरा करने में निरंतरता को भी सुनिश्चित करती रहती है, जिसमें बहुत छोटे उत्तर प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल होते हैं जिनका छात्र हाँ या ना में उत्तर देते हैं, जैसे कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में। इसमें उपकरण क्या उपयोग होते हैं? ये प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। जानकारी इकट्ठा करने के लिए चेकलिस्ट शिक्षक या प्रिंसिपल जैसा कोई भी तैयार कर सकता है इसको। ये शिक्षक की दिनचर्या के रूप में दिन प्रतिदिन होता है और इसमें छात्रों की प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है और ये मानकीकृत प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होता है। संचयी रिकॉर्ड है, संचयी रिकॉर्ड भी है, इसमें देख सकते हैं आप। संचयी रिकॉर्ड स्कूल द्वारा बनाए गए छात्रों की जानकारी का संलग्न है। इसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति के बारे में तथ्यात्मक जो जानकारी मिलती है उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है और आमतौर पर देखें तो संचयी रिकॉर्ड में लगातार 3 वर्षों की जो जानकारी होती है उसको संचय करके रखा जाता है। संचयी रिकॉर्ड का जो उपयोग होता है यह छात्र का एक अस्थायी रिकॉर्ड होता है और इसमें छात्र के बारे में सारी जानकारी जो होती है वो रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है और ये गैर गोपनीय रिपोर्ट होती है जो कि रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होती है। इसमें एक अद्यतन बनाए रखा जाता है और नई जानकारी जो होती है वो घटना के ठीक बाद इसमें दर्ज की जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? संचयी रिकॉर्ड। इसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जो बच्चे हमारे इंग्लिश के हैं, इंग्लिश मीडियम से कॉपी लिख रहे होते हैं, वो सब इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आंसर की, जो कि निर्णयात्मक मूल्यांकन पूछा गया था आपका। उसका आंसर है ये कि निर्णयात्मक मूल्यांकन क्या है। तो सीखने की जो प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, वो निर्णयात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसके साथ साथ रचनात्मक मूल्यांकन प्रकृति में विकास होता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा और शिक्षण में सुधार करना होता है। शिक्षक के शिक्षण में सुधार करना होता है। आमतौर पर शिक्षक निर्मित परीक्षणों का उपयोग करके उद्देश्य के लिए ये किया जाता है। परीक्षण आइटम सीमित सामग्री क्षेत्र के लिए इसमें तैयार किए जाते हैं। इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि शिक्षण उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षक को तरीकों को संशोधित करने और उपचारात्मक कार्यों को निर्धारित करने के लिए भी फीडबैक प्रदान करता है। इस मूल्यांकन में केवल कुछ ही कौशल का परीक्षण किया जा सकता है। यह एक सतत और नियमित प्रक्रिया होती है। यह मूल्यांकन को एक प्रक्रिया मानता है। यह एक प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या किसी इकाई में विद्यार्थियों की प्रगति सफल है। तो इस प्रकार का भी इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आगे देखेंगे योगात्मक मूल्यांकन क्या है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, योगात्मक मूल्यांकन, और महत्वपूर्ण भी है आपके पेपर की दृष्टि से। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद ग्रेड देने के लिए योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है।
योगात्मक मूल्यांकन अंतिम प्रकृति का होता है। इसका उद्देश्य छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। आमतौर पर मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन में, और परीक्षण आइटम संपूर्ण सामग्री क्षेत्र के लिए इसमें तैयार किए जाते हैं। यह अनुदेशात्मक उद्देश्यों की उपयुक्तता का न्याय करने में भी मदद करता है योगात्मक मूल्यांकन। साथ ही साथ शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता जानने में भी मदद करता है। इस मूल्यांकन में बड़ी संख्या में कौशल का परीक्षण किया जा सकता है और यह नियमित एवं सतत प्रक्रिया नहीं होती है। यह मूल्यांकन को एक उत्पाद मानता है और यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि छात्रों ने पाठ्यक्रम सामग्री में किस हद तक महारत हासिल कर ली है। आगे हम बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में CCE इतना व्यापक होता है कि इसमें बाल विकास के लगभग सभी पहलू शामिल होते हैं। यह मूल्यांकन को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करता है। शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्रों में भी शिक्षार्थी की क्षमताओं के मूल्यांकन पर इस पर जोर दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो CCE छात्रों को अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक रहने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि शिक्षक का निर्णय बिना किसी पूर्वाग्रह के ईमानदार और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के माध्यम से इसमें किया जाना चाहिए। यह अपने बच्चों की प्रगति और प्रदर्शन के बारे में माता पिता के साथ निरंतर बातचीत को भी प्रोत्साहित करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विकासात्मक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि स्कूली शिक्षा प्रक्रिया के दौरान छात्रों के सीखने में सुधार पर इसमें जोर दिया जाता है। एक मिनट, हाँ, लास्ट हम इसमें पॉइंट देखेंगे कि यह आकलन करने के निरंतर प्रयासों की एक प्रक्रिया होती है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप छात्रों में वांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें इकाई योजना के बारे में पूछा गया था। तो इकाई योजना क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। एक इकाई योजना को संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के साधन के रूप में एक विशेष तरीके से सीखने की गतिविधियों के चयन द्वारा जो बनाई जाती है योजना, वो क्या कहलाता है आपका इकाई योजना। इकाई नियोजन विषय वस्तु की एक व्यवस्थित व्यवस्था होती है। इसमें सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखला शामिल होती है। ये अनुभव के आधार पर या कार्यप्रणाली के आधार पर या कह लीजिए कि योजना बनाकर जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इकाई योजना। यहाँ एक इकाई को एक केंद्रीय समस्या या उद्देश्य के इर्द गिर्द जो घूमने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधि शामिल होती है या अनुभव होते हैं या सीखने के प्रकारों को वर्गीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे एक शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के एक समूह द्वारा सहयोग से विकसित किया गया था। इस योजना बनाने में या योजनाकर्ताओं के क्रियान्वयन के द्वारा या परिणामों का जो मूल्यांकन शामिल होता है, ये सब जो योजना पहले से बनाई जाती है सब इकाई योजना के प्रारूप होते हैं। आगे हम बात करेंगे तो इकाई शीर्षक एवं अवलोकन। इकाई शीर्षक एवं अवलोकन क्या है, तो इस शीर्षक के अंतर्गत प्रयोजन या उद्देश्य की संक्षिप्त जानकारी दोनों इसमें शामिल होती है। शीर्षक, ग्रेड स्तर या अध्यायों की संख्या, ये सभी चीज़ें आपके इकाई शीर्ष अवलोकन में शामिल होते हैं। आगे बात करें इकाई लक्ष्य और उद्देश्य, तो इकाई योजना प्रारूप का ही भाग होता है जो उद्देश्य और लक्ष्य का क्या होगा जिसे एक विशेष इकाई प्राप्त करनी है। यह लक्ष्यों को मापने और योग्य इकाइयों को शामिल करने में सक्षम होता है, जिसे क्या बोला जाता है, इकाई लक्ष्य और उद्देश्य। मानक और सीखने के परिणाम। इकाई योजना प्रारूप का यह भाग बताता है कि उस विशेष इकाई में शिक्षा के किन मानकों की पहचान की जानी चाहिए या किसके साथ इसको संरेखित किया जाए।
पूर्व मूल्यांकन परीक्षण। पूर्व मूल्यांकन परीक्षण क्या है? इकाई के अंतिम जो प्रारूपण होते हैं, इसके पहले छात्र के वर्तमान ज्ञान और मानसिक क्षमताओं को मापने के लिए जो पूर्व मूल्यांकन परीक्षण किए जाने की आवश्यकता होती है, वो पूर्व मूल्यांकन परीक्षण कहलाता है। निर्देशात्मक रणनीतियाँ, यह भाग इकाई योजना के महत्व को दर्शाता है। इसमें पाठों और गतिविधियों के क्रम का वर्णन किया जाता है। इसके साथ साथ जो उपयोग में लाई वस्तुएं होती हैं, उनको पढ़ाने के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाए, ये आपका निर्देशात्मक रणनीतियाँ होती हैं। समय रेखा। समय रेखा इकाई योजना का एक खंड होता है जो विस्तृत समय रेखा या शेड्यूल प्रदान करता है, जो इकाई के भीतर प्रत्येक पाठ या गतिविधि के क्रम और अवधि को रूपरेखा प्रदान करता है। इसके बाद हमारा इंग्लिश का टर्न आता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी छात्र इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाठ योजना। पाठ योजना कैसे तैयार करते हैं? एक पाठ योजना को उन विभिन्न चीज़ों के विवरण के रूप में माना जा सकता है जिन्हें लक्ष्य तक पहुंचने और कक्षा में निर्दिष्ट जो गतिविधि होती है या फिर समय के भीतर कैसे सीखा जाता है, ये सारी जो योजना बनाई जाती है, ये पाठ योजना कहलाती है। इसमें 6 चरण होते हैं आपके। छह चरण में आप देख सकते हैं, पहला जो चरण है सीखने के उद्देश्यों को पहचानने में मदद करता है। दूसरा है आपका विशिष्ट लक्षण गतिविधियों की योजनाएं बनाने में। तीसरा है छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए योजनाएं बनाने में। चौथा है पाठ को आकर्षण और सार्थक तरीके से उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसकी योजना बनाना। एक यथार्थवादी समय रेखा बनाना, यानी कि कितने समय में उस पाठ योजना को आपको बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट आपका पाठ समापन की योजना बनाना, यानी कि लास्ट में आप किस प्रकार से गृह कार्य देंगे या निरीक्षण कार्य करेंगे, इसकी योजना बनाना। तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और ये महामैराथन वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। इसमें आपके कल आने वाले पेपरों में लगभग आपको 80 से 85% जो क्वेश्चन आपके उठने वाले हैं या पेपर में देखने वाले हैं आप, यहीं से आपके रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, इस वीडियो को ज़रूर पढ़ेंगे। अगर कहीं समझने में समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके साथ साथ ही यदि आपको PDF प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ये पेपर नंबर आपका HI का पेपर नंबर 9 है, जो कि कल पेपर होने वाला है। इसके बारे में आपको यदि क्वेश्चन तैयार करने हैं तो आप ये PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं।